ऑफिस में मेरे ऊपर हर किसी की नजर थी। केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि बॉस भी मुझ पर नजर रखे हुए थे। एक दिन बॉस ने अपनी केबिन में बुलाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बॉस को अपने से दूर धकेलकर केबिन से बाहर निकल आई। जैसे ही मैं वहां से निकलकर लिफ्ट में आई, बॉस भी मेरे पीछे पीछे आ गए। अचानक लिफ्ट बंद हो गई। मुझे अकेला देखकर बॉस ने बंद लिफ्ट में ही मेरी नौकरी पाने के लिए मैंने जानबूझकर कंपनी के बॉस की गाड़ी के सामने आना चाहा। मेरा ऐसा करने से मुझे नौकरी मिल सकती थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इसकी कीमत मेरी इज्जत से चुकानी पड़ेगी। गाड़ी से हल्की सी टक्कर लगने के कारण मेरे घुटने में थोड़ी चोट आई, पर शुक्र है कि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। बॉस मुझे उठाकर अस्पताल ले गए और मेरी मलहम पट्टी करवाई। उन्हें यह नहीं पता था कि मैं उनकी कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी। ये आइडिया तो मुझे मेरी दोस्त ने दिया था। बॉस ने मुझसे मेरा पता पूछा और नुकसान भरपाई के तौर पर मुझे 10,000 रुपए भी दिए। शहर में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था। मैं तो अपने मामा के घर से भी हमेशा के लिए निकल आई थी, क्योंकि मामी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैंने बॉस को अपनी सारी स्थिति बता दी और कहा कि इस शहर में मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने आई थी। तब बॉस ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर में एक कमरा दे सकता हूँ और जब ठीक हो जाओगी तो तुम्हें नौकरी भी दे दूंगा। मुझे जो चोट लगी थी वो गलती से लगी थी। जिस तरह से वह पिछले कुछ समय से मेरी मदद कर रहे थे, उससे वे एक अच्छे इंसान लग रहे थे। और वैसे भी मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। उनका नाम अथर्व था। उनका घर बहुत बड़ा था और घर में कई नौकर भी थे, पर वह घर में अकेले ही रहते थे। मुझे उनके घर आए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे और मुझे कुछ भी पूछना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उनके दिए गए कमरे में चुपचाप रहना सही समझा। ऐसा यह अचानक हुआ एक्सीडेंट मेरी जिंदगी में आगे ऐसी कुछ घटनाएं लाने वाला था, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। इतना तो मुझे मालूम था कि किस्मत ऐसे ही किसी से अचानक मुलाकात नहीं कराती। इसके पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर होती है। जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हुआ, अथर्व ने मेरी बहुत देखभाल की। इस दौरान मुझे पता चला कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन है। कुछ ही दिनों में मैं ठीक हो गई। अब जब मैं ठीक हो गई थी तो मुझे लगा कि अब मुझे उस घर से बाहर निकलना होगा, और वैसा ही हुआ। उस दिन साहब ने मुझसे पूछा कि मैं कब जाऊंगी, तो मैं उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा न तो कोई रहने का ठिकाना है और न ही मुझे अभी तक कोई नौकरी मिली है। जिस दिन आपकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन मेरा एक इंटरव्यू था और अब वह नौकरी भी मेरे हाथ से चली गई है। मेरा रोना देखकर अथर्व ने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दी और अपने बंगले में एक कमरा रहने के लिए दिया। उसने कहा, जब तक तुम्हें कोई दूसरी जगह नहीं मिलती तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। मुझे तो इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही थीं, इसलिए मैं वह घर छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन अथर्व ने मुझे कहीं और रहने की व्यवस्था करने के लिए 1 महीने का समय दिया था। अब मेरी नौकरी शुरू हो गई थी। ऑफिस में जाकर मुझे पता चला कि अथर्व वहाँ का बॉस है। उस दिन पहली बार मेरी मुलाकात उस बॉस से होने वाली थी। मैं केबिन में गई, जहाँ बड़े साहब मुझे एकटक देखने लगे। उन्होंने मुझे अपने सामने बैठने को कहा। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। फिर मैं उनकी केबिन से बाहर जाने लगी ही थी कि उन्होंने दोनों हाथों से मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। वे मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। नौकरी के पहले ही दिन बड़े बॉस ने मुझे 5-6 बार अपनी केबिन में बुलाया था। उनका वो व्यवहार मुझे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। अगर मैं कुछ बोलती तो शायद मेरी नौकरी चली जाती। उस दिन शाम को जब मैं घर गई तो देखा कि बॉस घर पर नहीं थे। मैंने अथर्व के घर में काम करने वाली नौकरानी से उनके बारे में पूछताछ की। तब मुझे पता चला कि अथर्व उस घर में अकेला ही रहता है। अथर्व की इतनी दौलत देखकर मेरी आंखें चमक उठी थीं। मेरे मन में पैसों की लालच पैदा हो गई थी। रात को जब अथर्व घर आया तो मैं जानबूझकर छोटे कपड़े पहनकर उसके कमरे में गई। मैं थोड़ा लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे ऐसा चलता देख अथर्व मेरी ओर आया। मैंने उससे कहा कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेड पर बैठा दिया और मेरे पैर पर हाथ फेरने लगा। मैंने घुटनों से ऊपर तक छोटे कपड़े पहने थे। मैं अथर्व को देख रही थी,
पर उसका ध्यान मेरे पैर पर क्रीम लगाने में था। धीरे धीरे मैं उसके करीब जाने लगी। तभी अथर्व ने कहा, आज की रात मैं बाहर हॉल में सोता हूं, तुम मेरे कमरे में सो जाओ। फिर से उठकर तुम्हें अपने कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मैंने अपना सिर पकड़ लिया था। एक खूबसूरत लड़की खुद उसके पास आ रही थी, लेकिन अथर्व तो बस मेरे पैर में क्रीम लगाकर कुछ देर बाद कमरे से बाहर चला गया। पर इतनी जल्दी मैं हार मानने वाली नहीं थी। मुझे अच्छे से पता था कि पुरुषों की कमजोरी क्या होती है, इसलिए मैंने अपनी कोशिशें जारी रखीं। अगले दिन मैं समय पर ऑफिस पहुंची। वैसे तो अथर्व ने मुझे अपने घर में एक कमरा दिया था, लेकिन ऑफिस जाते समय हम दोनों साथ नहीं जाते थे। आज ऑफिस पहुंचते ही लिफ्ट में मेरी मुलाकात बड़े बॉस से हो गई। अचानक बड़े बॉस ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे गुड मॉर्निंग विश किया। उनका हाथ सिर्फ मेरी कमर पर नहीं था, बल्कि वह हाथ न चाहते हुए भी ऐसी जगह जा रहा था जहां नहीं जाना चाहिए था। उस वक्त हम दोनों ही लिफ्ट में थे। हमारा ऑफिस 5वीं मंजिल पर था। अचानक लिफ्ट बंद हो गई। सिक्योरिटी को फोन करने की बजाय बड़े बॉस ने मुझे अपनी ओर खींचा। मैंने उनसे कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह सब कैमरे में कैद हो रहा है। इस पर बॉस बोले, ये कंपनी, ये कैमरा सब मेरे हाथ में है। इस फुटेज का क्या करना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। फिर उन्होंने कहा, प्रीति, तुम बहुत खूबसूरत हो। अब तक मैंने इस कंपनी में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। तुम्हारी सुंदरता पर मैं लट्टू हो गया हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने यह जॉब कैसे हासिल किया है। अब अगर तुम्हें यह नौकरी बरकरार रखनी है तो तुम्हें मुझे खुश रखना होगा। बॉस की उम्र लगभग 65 साल थी, लेकिन उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया था कि उन्हें बुढ़ापा आ चुका है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें जल्दी से अमीर बनना है तो यही सही तरीका है। मुझे भी अमीर जिंदगी जीनी थी, पर इतनी आसानी से नहीं। उस बूढ़े के करीब जाने में मुझे घृणा महसूस हो रही थी। उन्होंने अपने हाथ से बैग नीचे रख दिया और दोनों हाथों से मुझे और भी मजबूती से पकड़ा। तभी अचानक लिफ्ट चालू हो गई और वह मुझसे दूर हो गए। लिफ्ट के खुलते ही सामने अथर्व खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, प्रीति, तुम ठीक तो हो? मैंने उसे हाँ कहा और लिफ्ट से बाहर आ गई। अपने टेबल पर जाकर मैंने सबसे पहले 2 घूंट पानी पिया, क्योंकि लिफ्ट में जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने शहर में अकेले आकर खुद की जिम्मेदारी पर यहाँ रहने का फैसला किया था, तो मुझे मालूम था कि मुझे ऐसी चीजों का भी सामना करना पड़ेगा। एक अकेली लड़की के लिए यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। नौकरी के दूसरे ही दिन कंपनी के बड़े मालिक ने मुझसे यह अनचाहा व्यवहार करने की कोशिश की थी। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। आज मुझे ऑफिस में मेरी एक सहेली से पता चला कि अथर्व और बड़े साहब एक दूसरे के बहुत करीबी हैं। अथर्व बड़े साहब का भतीजा था और कुछ समय पहले मैंने उन्हें लिफ्ट में एक दूसरे के सामने देखा था, लेकिन वे ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। अथर्व अकेला ही रहता था। शायद उसे अपने पापा की बुरी नजर के बारे में पता था, इसलिए उसने उनसे दूर रहने का सोचा होगा। मुझे उनकी निजी बातों में नहीं पड़ना था। आज पूरे दिन बड़े बॉस ने मुझे केबिन में नहीं बुलाया, जो मुझे खास बात लगी। जो चीजें अथर्व को करनी चाहिए थीं, वे उसके पापा इस उम्र में करना चाह रहे थे। मैं अथर्व को खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिन चीजों का आनंद अथर्व को लेना चाहिए था वह उसके पापा ले रहे थे। लेकिन मैं उस बूढ़े के पास बिल्कुल भी नहीं जाने वाली थी। मेरा असल लक्ष्य अथर्व था। वह 40 साल का था, पर उसमें एक युवापन था जो मुझे बार बार उसकी ओर खींचता था। आज भी मैंने एक बार फिर अथर्व के करीब जाने की कोशिश की। रात में मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और अपने स्कर्ट के हुक लगवाने के लिए कहा। उस वक्त मुझे थोड़ी बहुत अथर्व के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। अथर्व ने मेरा हुक लगाया और तुरंत बाहर चला गया। कुछ देर बाद मैं तैयार होकर उसके कमरे में गई, लेकिन अथर्व वहां नहीं था। पूरे घर में उसे ढूंढने पर भी वह कहीं नहीं मिला। मैंने घर की नौकरानी से पूछा तो उसने बताया कि साहब किसी काम से बाहर गए हैं। अथर्व का इंतजार करते करते मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। इसी तरह कई दिन बीत गए। पिछले कुछ दिनों से हर रात मैं तैयार होकर अथर्व के कमरे में जाती थी, लेकिन वह मुझे कभी वहां नहीं मिलता था। वह रात को कहां जाता था, ये मेरी समझ से बाहर था। मेरे जैसी खूबसूरत और आकर्षक लड़की उसके सामने होते हुए भी वह मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा था?
ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। आखिरकार मुझे उसके करीब जाने का मौका मिल ही गया। उस रात मैं अच्छे से तैयार होकर उसके कमरे में गई। वह खिड़की के पास खड़ा था। उसके पास जाते ही मैंने उसे पीछे से गले लगा लिया। काफी देर हो गई, लेकिन उसने मुझे खुद से दूर नहीं किया। मैंने उससे कहा, अथर्व, अब यह नाटक बंद कर दो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इन दिनों तुमने मुझे कितना तड़पाया है। तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की होते हुए भी तुम यूं ही भाव खा रहे हो। बातें करते करते मेरा हाथ धीरे धीरे उसके शर्ट पर फिरने लगा। जैसे ही वह मुड़ा, मैंने आंखें बंद कर उसे गले लगा लिया। उसने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और ऐसा लग रहा था कि वह मेरे साथ समय बिताने के लिए तैयार है। उसने मुझे बहुत आसानी से अपनी बाहों में ले लिया था और धीरे धीरे मुझे लेकर बिस्तर के पास आ गया। जैसे ही मैं बिस्तर के किनारे लेटी, मेरा हाथ बिस्तर के पास लगे एक बटन पर चला गया। तभी कमरे की लाइट तेज हो गई और जोर की आवाज आई। ये देख मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे सामने जो इंसान खड़ा था वह अथर्व नहीं बल्कि उसका बड़ा बॉस था। वह लगभग 65 साल का बूढ़ा था और अथर्व के कपड़े पहनकर वहां खड़ा था। मैंने खुद को उससे दूर किया और कहा, आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मैं आपकी शिकायत आपके बेटे से करूंगी। वह हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें वही देने आया हूं जो तुम चाहती हो। तुम्हें जिस सुख की चाहत है वह अथर्व से पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसका आदत ही दिल तोड़ने का है। लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इस रात को मेरे साथ बिताकर देखो। उसकी बातों को सुनकर मैं सकते में आ गई। मैंने कहा, आप मुझसे जिस सुख की उम्मीद कर रहे हैं वह मैं आपको कभी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ। वह हंसते हुए बोला, प्यार? और वह भी अथर्व से? अथर्व कभी तुम्हारे प्यार की कदर नहीं करेगा। पिछले कुछ दिनों से तुम्हें उसके पास जाने के लिए इतनी कोशिश करते हुए मैं देख रहा हूँ। वह हर रात कहाँ जाता है, यह जानने पर तुम्हारा सारा प्यार खत्म हो जाएगा और अंत में तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। उसने मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं खुद को उससे दूर करने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। जैसा तुम आई थी, 1 घंटे बाद तुम खुद ही मेरे पास आ जाओगी, क्योंकि तुम्हें जिस ऐशो आराम की चाहत है वह मेरे पास है। हाँ, मेरी उम्र ज्यादा है, लेकिन ताकत में कमी नहीं है। अब जो कुछ है वह तुम्हारी आंखों के सामने है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया। फिर उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और एक हॉस्पिटल लेकर चला गया। हॉस्पिटल में वह मुझे क्यों लेकर आया था, ये मेरी समझ से बाहर था। वहां पहुंचते ही हम लिफ्ट के पास पहुंचे। लिफ्ट खुली और सामने मैंने अथर्व को देखा। वह सिक्योरिटी की वर्दी में लिफ्ट में बैठा था। वह रात को एक अस्पताल में सिक्योरिटी का काम करता था। उसे इस तरह देखकर सच में मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अथर्व से नजरें फेर लीं और तभी वह लिफ्ट से बाहर आ गया। बड़े बॉस की बात सही साबित हो गई थी। धीरे धीरे मेरे मन से अथर्व के प्रेम का असर कम हो रहा था। गुस्से में मैं लिफ्ट के पास से बाहर निकल आई। बड़े बॉस ने कहा, यही तुम्हारा अमीर अथर्व है जो रात को सिक्योरिटी का काम करता है। इसीलिए मैं इस नालायक के साथ एक ही घर में नहीं रहता, क्योंकि वह एक साधारण वॉचमैन का काम करता है। तभी अथर्व वहां आया और उसने कहा, प्रीति, तुम यहाँ कैसे? मैंने उससे कहा, तुम एक कंपनी के मालिक हो और फिर भी तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? इस पर अथर्व ने कहा, मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मेरे घर और मेरे साथ कुछ न कुछ संबंध बनता जा रहा है। यह सच है कि मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक बड़ी कंपनी का मालिक होते हुए भी मैं रात को वॉचमैन का काम क्यों करता हूँ। इतना ही नहीं, मेरे पिता और मैं एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते। इसका असली कारण यह है कि 1 साल पहले मैंने इसी अस्पताल की लिफ्ट में अपनी पत्नी और अपने बच्चे को खो दिया था। मेरी पत्नी गर्भावस्था के 9वें महीने में थी और उसे डिलीवरी के लिए मैं इसी अस्पताल में लाया था। डिलीवरी वार्ड 4थी मंजिल पर था और अचानक लिफ्ट दूसरी मंजिल पर बंद हो गई। उस वक्त लिफ्ट में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी थे। वह दर्द से तड़प रही थी। मैं बार बार सिक्योरिटी को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार था। पूरे 2 घंटे बाद लिफ्ट को ठीक किया गया। तब तक मेरी पत्नी
और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे ने वहीं दम तोड़ दिया। मैंने अपनी खुली आंखों से यह सब कुछ देखा। उस दिन से मैंने शपथ ली कि अब से कोई भी महिला इस तरह की स्थिति का शिकार नहीं बनेगी। इसी वजह से मैं रोज रात को यहाँ लिफ्ट गार्ड के रूप में ड्यूटी करता हूँ और पूरी रात लिफ्ट में बैठा रहता हूँ। उस दिन थोड़ी देर के लिए लिफ्ट में मदद न मिल पाने के कारण मैंने अपनी जिंदगी के 2 अनमोल लोगों को खो दिया। मेरे पिता को मेरा यह काम बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं इन सब चीजों को भूल जाऊं, लेकिन यह सब भूलना इतना आसान नहीं है क्योंकि इनसे मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अथर्व की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह बड़ी ही भावना से सब कुछ कह रहा था। उसकी बात सुनकर उसके पिता की भी आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने बेटे से माफी मांगी और उसे गले से लगा लिया। बड़े बॉस ने मुझसे कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अथर्व के पास सिर्फ उसके पैसे को देखकर जा रही थी और जानबूझकर उसकी कार के सामने आकर अपना एक्सीडेंट करवाया था। यह सारी बातें मुझे पता चल गई थीं, लेकिन 1 साल पहले अथर्व की जिंदगी में जो कुछ हुआ उसके बाद से वह बहुत संवेदनशील हो गया है। वह किसी भी महिला की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो तुम कर रही थी वह गलत था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सख्ती से बर्ताव किया। यह सब सुनकर मुझे समझ आया कि असल गलती मेरी थी। मैंने अथर्व और उसके पिता से माफी मांगी। मैं अथर्व से शादी करके उसकी प्रॉपर्टी पर मजे करने का सोच रही थी, लेकिन अथर्व एक भावुक इंसान था जो एक बड़ी कंपनी का मालिक होते हुए भी सिक्योरिटी का काम कर रहा था क्योंकि इसमें उसकी भावनाएं जुड़ी थीं। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इंसानों की एक दूसरे के प्रति भावनाएं होती हैं। पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन अपने प्रियजनों को एक बार खो दिया तो उन्हें वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पैसों से ज्यादा अपने लोगों की कद्र करनी चाहिए। पैसा होने का मतलब ये नहीं कि हर कोई सुखी जीवन जी रहा है। हर किसी की जिंदगी में भगवान ने कुछ ना कुछ कमी रखी है, इसलिए जो है उसमें संतोष करना और खुशी से रहना सीखना चाहिए। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें